मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर हम लोग देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है हम लोग का एंथर, जो कि ये बल्ज पार्ट रहता है और जो डिस्टल एंड पे लोकेटेड रहता है। यहाँ पे जो डिस्टल एंड है इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राउंड से कितना दूरी पे, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टल पार्ट में डी आता है और ये डिस्टेंस कभी में भी डी आता है, ठीक है। तो ये ग्राउंड से जितना दूरी पे है इसलिए इसको हम लोग डिस्टल पार्ट बोलते हैं। डिस्टल पार्ट ऑफ द मेल फ्लावर जो है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, वो एंथर है। इसमें हम लोग उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ये स्लेंडर शेप का है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग फिलामेंट बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये बल्ज स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ये इसका एंथर का लोब्स है, ठीक है। ये एंथर में दो लोब्स होते हैं, एक लोब्स ऊपर, एक लोब ये नीचे, ठीक है। ये लोब्स में जो सबसे पहला लोब है इसमें आप लोग दो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं और नीचे भी दो। ये जो है इसके अंदर ये ठेका रहते हैं, इसको हम लोग ठेका बोलते हैं, ठीक है। एक लोब के अंदर दो ठेका रहता है, फिर दोनों लोब में अगर देखें दो दो ठेका है, इसलिए इसको हम लोग बाय लोब्ड एंथर बोलते हैं। मतलब दो लोब से एंथर में, एक ये लोब और एक ये लोब। और डाइथेकस, एक लोब के अंदर दो ठेका रहते हैं, मतलब टोटल अगर देखा जाए 4 लोब्स हो जाएंगे हम लोग के। सॉरी, यहाँ पे ऐसे रहेगा थोड़ा सा, दो लोब्स के अंदर 4 ठेका हो जाएगा, ठीक है। इसी को जब हम लोग ऐसे डाइसेक्ट करके, मान लीजिए ये एंथर है, ठीक है, इसको जब हम लोग इस साइड से ऐसे डाइसेक्ट कर देते हैं, हाफ हाफ एंथर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एंथर को हम लोग यहाँ पे ऐसे इसमें देखते हैं, मान लीजिए ये पूरा एक एंथर है, इसको हम ऐसे डाइसेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये ओपन हो रहा है, तो ये 2 पार्ट हो गया एंथर का। इसको हम लोग फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले ये मार्जिन होती है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हम लोग के दिमाग में क्रिएट होता है, जैसे अभी यहाँ पे हम बोले ये थेका है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रहते हैं कि कुछ कभी हम लोग इसको थेका बोलते हैं, कभी माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और कभी इसी को हम लोग पोलन सैक बोल देते हैं। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसमें कि कब किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कब थेका बोला जाता है, कब माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है और कब पोलन सैक बोला जाता है। जब अभी ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स नहीं बने हैं, पॉलन मदर सेल से नहीं अवेलेबल है, इसके अंदर डेवलप नहीं हुए हैं, या फिर अभी कोई भी फर्दर डेवलपमेंट इसमें नहीं हुआ है, ना ही मियोसिस हुआ है कुछ भी, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग थेका बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे थेका तब बोलते हैं जब इसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू रहते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। वही माइक्रोस्पोरेंजिया कब बोलेंगे, जब उसके अंदर माइक्रोस्पोर आ जाते हैं, तब उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। और उसके बाद पॉलन सैक बोलेंगे जब इसके अंदर पॉलन ग्रेन आ जाते हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये बीच में आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम छोड़ के रखें स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, ये गैपिंग क्यों है यहाँ पे, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, जब डिहाइड्रेट होता है, तो फिर यहाँ से इसका ब्रस्ट ओपनिंग होता है, यहाँ से ये एंथर फटता है ताकि ओपन होता है, ताकि ये पॉलन ग्रेन बाहर आ पाए, ताकि फिर आगे पॉलिनेशन प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। ये ब्रस्ट ओपनिंग के लिए यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। ये एंथर का अंदर का पार्ट है, जैसे भी हम लोग इसको ओपन करके कट करके देख रहे थे, ये एंथर के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो ये 4 थेका है जो सर्कुलर शेप में है, ठीक है। ये चारों थेका को जब हम लोग देख रहे थे ये सर्कुलर शेप में रहता है, और चारों को जब ऐसे हम लोग एक लाइन से अटैच कर देते हैं, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बताता है। चारों थेका को जब एक दूसरे से अटैच किया गया तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये खुद में अपने में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कनेक्टिंग टिश्यू रहता है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। ये भी सर्कुलर शेप में कुछ दिखता है, उसको हम लोग मार्क करते हैं सर्कुलर में, ठीक है। सबसे बाहर वाला लेयर जो ब्लू कलर से हम बनाए हुए पूरे में, उसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियम। ये सबसे अपर लेयर होता है, सबसे बाहरी वाला लेयर होता है, ठीक है। एपी मतलब होता है अपर, और थेलियम मींस लेयर, सबसे बाहर का लेयर है। उसके जस्ट अंदर जो ग्रीन कलर का लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथेसियम, ठीक है। और उसके अंदर रहता है फिर हम लोग का मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाला लेयर जो है उसको बोलते हैं टिपेटम। इसके अंदर जो ये ब्लू ब्लू डॉट लाइट स्ट्रक्चर है, ये फिल्ड रहता है स्पोरोजेनस टिश्यू से, स्पोरोजेनस टिश्यू से, ओके। बाहर जो ये 3 लेयर है ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लोब्स, प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन ग्रेन आप बोल सकते हैं। बाहर ये तीनों लेयर का एक ही फंक्शन है, और अंदर वाला जो टिपेटम है ये हेल्प करता है नरिशमेंट में। आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग पढ़े हैं पहले तो, यानी फिर हम लोग एक बात देखते हैं कि ये जितने भी सेल होते हैं जो नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, उसका हमेशा प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म। और बहुत जगह पे इन लोगों का नंबर भी न्यूक्लियस का मोर देन 1 रहता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। ज्यादा ये जो टिपेटम है, जो सबसे अंदर वाला लेयर है, इसका काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स है, और उसको उसके लिए इसलिए इसका क्या होता है टिपेटम का, ये मोर देन 1 न्यूक्लियस रहता है, जिसको लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं, और इसका
प्रोटोप्लाज्म भी डेंस होता है। ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, ठीक है, ये पूरे आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसमें कोई भी गैपिंग नहीं होता है। यही स्पोरोजेनस टिश्यू आगे चल के डेवलप करके डिवाइड करके मियोसिस करके, वो हम लोग आगे देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में, ये पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, ठीक है। और ये जो गैपिंग है, जो यहाँ पे हम गैपिंग किए हुए दोनों साइड से, यहाँ पर से क्या होता है, एंथर डिसाइज होता है, एंथर डिसाइज टू रिलीज पॉलन, ठीक है। पॉलन जब डेवलप कर जाता है उसके बाद ये ब्रस्ट ओपन होता है, ब्रस्ट ओपन होता है मतलब ये फटता है इस दोनों जगह से, उसके बाद पोलन ग्रेन सारे बाहर आते हैं, तब फिर पॉलन रिलीज होता है नेचर में, इसके बाद फिर फर्दर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। उसके लिए ये दोनों जो एरिया रहते हैं ये वीक रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग गैप दिखाए हुए हैं, ये यहाँ पे कुछ गैपिंग्स प्रेजेंट होते हैं जहां से ये ब्रस्ट ओपन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कैसे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मेल प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले देख रहे हैं जो हम लोग ये स्पोरोजेनस टिश्यू देखे थे इसके जस्ट पहले, वो सारा स्पोरोजेनस टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं सारे पोटेंशियल पॉलन होते हैं, मतलब हर एक सेल्स में ये कैपेबिलिटी होता है कि वो पॉलन ग्रेन को बना सकते हैं डेवलप करके, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू आगे डेवलप करके वो पोटेंशियल पॉलन में कहलाते हैं। इसलिए हम लोग यह देखते हैं, उसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यही आगे चल के मतलब डेवलप करेगा आपके पॉलन ग्रेन्स में। इसको हम लोग, ये सबके अंदर पोटेंशियल है, ये सबके अंदर एक कैपेबिलिटी है पॉलन ग्रेन को डेवलप करने का। इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, इसका देखिए यहाँ पे अगर प्लॉइडी देखा जाए तो 2n है, मतलब ये डिप्लॉइड इन स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन है। और वहीं पे माइक्रोस्पोर अगर हम लोग देखें तो ये n हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें डायरेक्टली हाफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुआ है। मियोसिस के बाद क्या होता है, इसका माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और यहीं पे फिर एंथर मैच्योर होता है, उसके बाद फिर डिहाइड्रेट कर जाता है, वो डिहाइसाइज कर जाता है, ठीक है। वो उसके बाद ये फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी फिर से हम बोल रहे हैं पॉलन ग्रेन मेल गैमिट नहीं है, मेल गैमिट आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाला बात क्या है, ये जो प्लॉइडी का नंबर है ये याद रखने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। यहीं पे हम बताए हुए थे अभी, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये कब होगा यहाँ पे, जब इसमें थेका हम लोग बोलते थे इसको, ठीक है। यहीं पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया जब, तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। और जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया तो वही सेम सेक है, उसको हम लोग पॉलन सैक बोल देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं, एक बैग है हम लोग के पास, ठीक है, वही लैपटॉप बैग है, उस बैग को लेकर के हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो फिर उसमें लैपटॉप है, सारे ऑफिस का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब रखते हुए हम लोग। लेकिन वही उसी बैग को लेकर के अगर हम लोग कभी ट्रैवल के लिए चले गए तो वो ट्रैवल बैग बन गया हम लोग का। वही सेम बैग है जिसको हम लोग लेकर के फिर कभी कुछ ग्रोसरी या फिर छोटा मोटा सामान मार्केट से खरीद के लेते आए, तो वो हम लोग का फिर उस टाइप के लिए यूज हो गया। उसी तरह सेम वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थेका है जो एक बैग लाइक एक क्लोज स्ट्रक्चर है, जिसका आगे डेवलपमेंट होने के बाद अलग अलग नाम पड़ जाता है। जब वो पोटेंशियल पॉलन था या फिर जब माइक्रोस्पोर मदर सेल था जिस समय स्पोरोजेनस टिश्यू उसके अंदर फिल्ड था, तो फिर उसको हम लोग थेका बोलते थे। वही जब मियोसिस हो जाता है मियोसिस के बाद क्या कहलाता है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया। मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया स्पोरोजेनस टिश्यू से, उसके बाद उसी को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिए, वही सेम सैक को, वही सेम थेका को। उसके बाद फिर जब आगे एंथर मैच्योर होता है और डिहाइसाइज करता है डिहाइड्रेट होने के बाद, तो फिर वही सेम पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन जब होता है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन अब फिल्ड है तो उसको हम लोग पॉलन सैक बोलते हैं। अब एक पॉलन ग्रेन का हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये देखिएगा, यहाँ पे तो कम से कम एक अगर ठेका देखा जाए तो मिनिमम उसमें 4000 से 5000 मिनिमम हम लोग ले सकते हैं, उतना होगा उसमें, 4000 से 5000 पॉलन ग्रेन उसमें फॉर्म होगा, ठीक है, एक थेका में। मतलब एक पूरा एंथर में देखा जाए तो एक एंथर के अंदर 4 थेका होते हैं, तो टोटल मिनिमम एक एंथर के अंदर, एक छोटा सा दिखने वाला एंथर के अंदर 20,000 से 25,000 मिनिमम उसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बाहर वाला जो लेयर है, ठीक है, जो अनइवन स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, ठीक है। और जो उसके अंदर वाला लेयर है उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये बस एक एक्स्ट्रा जो बाहर वाला लेयर है ना एक्साइन, वही एक पॉलन ग्रेन में एक्स्ट्रा रहता है प्रोटेक्शन के तौर पे, जो कि स्पोरोपॉलिन से बना हुआ होता है। स्पोरोपॉलिन से बना हुआ कोई भी चीज डिग्रेड नहीं कर सकता, इसलिए ये फॉसिल की तरह पे पॉलन ग्रेन प्रिजर्व हो जाता है। किसी भी केमिकल, कोई भी नेचुरल एक्टिविटी, डिजास्टर, कहीं पे भी बहुत ज्यादा धूप में, गर्मी में, कोई भी चीज इसको अभी तक डिग्रेड नहीं कर पाया है, मतलब इसको किसी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता है,
ठीक है। इससे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है इसको एक हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, और कहीं पे भी अगर बहुत ज्यादा पानी है, कभी पानी के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये क्या होता है, सर्वाइव कर जाता है सेल इसका और आगे फर्टिलाइज कर लेता है। उसके बाद जो इसके अंदर का लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। ये क्या है, जनरली सेल वॉल ही है। ये सेल वॉल जैसे होता है प्लांट में, वही सेल वॉल है यहाँ पे बस उसको हम लोग अलग से नाम दिए हुए हैं इंटाइन। ठीक है। और उसके अंदर जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। इसका और नाम आप लोग जान रहे हैं, जैसे इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे फिर अगर इसके स्ट्रक्चर को, तो फिर ये जो इंटाइन है ये आपको बताया एक्साइन फॉर्म होता है स्पोरोपोलिन से, और जो इंटाइन है ये फॉर्म होता है सेलुलोज से, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। ये इसका कंपोजिशन है, इससे इंटाइन फॉर्म होता है। ये क्या है, जनरली वही सेल वॉल ही है, जो कि इसका बस यहाँ पे नाम अलग रख दिया गया है इंटाइन, ताकि आसानी हो इसके बारे में पढ़ने के लिए। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे दो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है। एक कंपार्टमेंट इतना बड़ा सा है जो कि यहाँ तक आया हुआ है ऐसे, और एक कंपार्टमेंट इधर छोटा सा बना हुआ है। ठीक है। स्पिंडल शेप, इसमें न्यूक्लियस रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊपर वाले को। सबसे ऊपर में जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल। इसमें दो सेल्स रहते हैं इसके अंदर। ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल है इसका काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, नरिशमेंट। ये नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करेगा, तो ये नीचे वाला सेल को देखिए, इसमें स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है और बहुत छोटा सा सेल है। ये पूरे सेल का बहुत छोटा सा स्पेस लेकर के ऑक्यूपाई करके यहाँ पे है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। नीचे वाले सेल को, इसमें स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होते हैं, इसको लिख लीजिए, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है। यही रिप्रोडक्टिव सेल जो है ये मेयोसिस करने के बाद मेल गैमिट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये पूरा पॉलन ग्रेन जो है ये मेल गैमिट नहीं है, यहाँ पे ये फॉर्म होता है मेल गैमिट। ठीक है। स्पिंडल सेल न्यूक्लियस रहता है इसमें। और जो ये ऊपर वाला पार्ट जो वेजिटेटिव सेल था, जो लार्ज इन साइज था, इसमें अभी आप लोग को बताया अगर ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव सेल को, तो इसका क्या होगा, ये इसका प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा। ठीक है। इसका प्रोटोप्लाज्म की जो भी सेल, चाहे ह्यूमन बॉडी में रहे चाहे प्लांट के लिए रहे, अगर वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसी को, अगर उसमें एनर्जी स्टोर होना चाहिए उसके पास, इसलिए उसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमेशा प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है। उसमें ज्यादातर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसलिए वो इसका एनर्जी जो है, इसके पास अपना इतना छोटा स्पेस है खुद को डेवलप करने के लिए, मेयोसिस करने के लिए, इसके पास एनर्जी स्टोर नहीं रहता है। इसलिए ये सारा एनर्जी लेता किससे है, वेजिटेटिव सेल से। धीरे धीरे ये वेजिटेटिव सेल जैसे ये मैच्योर होता जाएगा, वेजिटेटिव सेल कम होता जाता है, और जाके लास्ट में फ्यूज कौन करता है, बस रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है। यहाँ पे पोलन ग्रेन के बारे में कुछ कुछ बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अभी छोटा छोटा चीज है उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला सेल हम क्या बताए थे पोलन ग्रेन में, दो तरह का सेल होता है पोलन ग्रेन के अंदर। एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा जो है उसको हम क्या बोले थे, रिप्रोडक्टिव सेल होता है। यही रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग जेनरेटिव सेल भी बोलते हैं, जेनरेटिव सेल। इसके बारे में हम क्या बताए थे, जेनरेटिव सेल जो होता है ये स्पिंडल न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होते हैं, स्पिंडल शेप। और वेजिटेटिव सेल जो है इसके प्रोटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो यहाँ पे देखिए 60% ऑफ प्लांट स्पीसीज डिसाइज एंथर एट टू सेल स्टेज। अब टू सेल स्टेज क्या होता है वो तो हम लोग देख लिए, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। ये दो सेल के स्टेज है, इसी टाइम पे जब ये टू सेल स्टेज फॉर्म होगा, जब दो अलग अलग सेल इसमें फॉर्म हो जाएगा, उस समय ये डीएसाइज कर जाएगा। ठीक है। लेकिन 40% ऑफ प्लांट स्पीसीज डीएसाइज एट थ्री सेल स्टेज। ये थ्री सेल स्टेज क्या है, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल या फिर जनरेटिव सेल है ना, ये तो 40% में यहीं पर डीएसाइज कर, सॉरी 60% में यहीं पर डीएसाइज कर जा रहा है। इसके बाद जो रेस्ट 40% है उसमें ये जनरेटिव सेल, दो जनरेटिव सेल में फॉर्म हो जाता है, दो जनरेटिव सेल। टोटल इसके अंदर तीन सेल हो जाएगा, एक आपका वेजिटेटिव सेल
और एक आपका यहाँ पे रहता है जनरेटिव सेल रिप्रोडक्टिव सेल 60% ऑफ द प्लांट में, जहाँ पे 2 सेल स्टेज है। लेकिन वहीं पे जब हम लोग 3 सेल स्टेज में देखते हैं, 3 सेल स्टेज क्या है, ये टोटल 2 जनरेटिव सेल हो जाता है, 2 + 1 इसमें हो जाता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 जनरेटिव सेल प्लस 1 वेजिटेटिव सेल। और वही अगर 2 सेल स्टेज है, इसमें क्या होता है 1 वेजिटेटिव सेल प्लस 1 रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव सेल। यहाँ पे देखिए कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि 60-40 में किस में 2 सेल स्टेज है, किस में 3 सेल स्टेज है। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है एमसीक्यू में या फिर हम लोग को याद रखने में। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 60 है और यहाँ पे 2 है, तो 60 × 2 120, ठीक है, ये बस याद रखने के लिए। और यहाँ पे भी देखिएगा 40 है और 3 है, तो 40 × 3 120। ये दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी तरह से, तो वो दोनों का आंसर 120 ही आना चाहिए। अगर वही आप लिख दीजिएगा कि 60% में ये 3 सेल स्टेज है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 180 हो जा रहा है। वहीं पे आप बोलिएगा कि 40% में अगर 2 सेल स्टेज है, तो ये 80 ही होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी ये परसेंट नहीं होगा, ये 80 ही होगा। इस तरह से ये गलत हो जाएगा। आप याद यहाँ से ऐसे रख सकते हैं कि दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन के बाद प्रोडक्ट है वो हमेशा 120 ही आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं पोलन ग्रेन जो है, उससे कभी कभी बहुत इंसान को एलर्जी भी होता है। बहुत किसी को एलर्जी डस्ट से होता है, बहुत किसी को पॉल्यूशन से होता है, किसी को कुछ कुछ खाने से भी होता है, जैसे मशरूम। एक मेरे फ्रेंड है जिसको मशरूम खाने के बाद उसका लोअर लिप्स जो है पूरा स्वेल कर जाता है। किसी किसी को मशरूम से एलर्जी होता है, बहुत किसी को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होता है। वैसे ये जो पोलन ग्रेन है, ये हम लोग को एलर्जी काउज कर सकता है, जिसमें कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकल इन्फेक्शन, बहुत अलग अलग तरह का एलर्जी या फिर बहुत अलग अलग तरह का डिजीजेस ये काउज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन कैपेबिलिटी और पर्सन सेंसिटिविटी। अगर उसका सेंसिटिविटी कम है इस चीज़ों को लेकर के, वो इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा उसके अंदर। ये जनरली जब नहीं देखा जाता है ऐसा, लेकिन बहुत लोगों में ऐसा होता है। अब न्यूट्रिशन के बारे में देखा जाए, पोलन ग्रेन को हम लोग एज ए सप्लीमेंट्री टैबलेट्स भी लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, टैबलेट एंड सिरप्स आर मोस्ट कॉमन एज सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट इन वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री में हम लोग देखेंगे इसको सप्लीमेंट्स के लिए, एथलीट्स हो गए या फिर जो जिम वगैरह करते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो लोग इसको एज ए सप्लीमेंट्स लेते हैं, ताकि उन लोग जल्दी थकावट ना हो, जल्दी वो लोग फैटिक फील नहीं करें। हमारे कंट्री में, इंडिया में ये उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में इसको हम लोग टैबलेट्स और सिरप के तरह बना के लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है मेडिकल स्टोर पे भी और मॉल्स वगैरह में भी इजिली मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट का काम करते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा टॉपिक और हम लोग देखते हैं, इसके विएबिलिटी के बारे में, ठीक है। पोलन विएबिलिटी, ये विएबिलिटी क्या होता है, इस विएबिलिटी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इसका सेल्फ लाइफ, ठीक है, कितने दिन ये रह सकते हैं। जैसे हम लोग इंसान को देखा जाए तो हम लोग अभी के टाइम पे 80 to 85 ईयर नॉर्मली एवरेज इंसान रह लेता है। वैसे ही ये जो पोलन ग्रेन है, इसका लाइफ कितना दिन है, सेल्फ लाइफ, बिना कुछ इसको प्रिजर्व किया जाए या फिर कुछ नहीं इसमें चेंजेस किए जाए, तो इस कितना दिन ये सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग स्पेसीज पे, ठीक है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि व्हीट में, राइस में ये लोग तुरंत से वेबिलिटी अपना लूज कर देते हैं। व्हीट पे, राइस में ये मात्र 30 से 40 मिनट में अपना वेबिलिटी लूज कर देते हैं, ठीक है। इतने देर के बाद अगर इसको ये अगर 40 मिनट के बाद ये फिर फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के पास पहुंच भी रहा है, स्टिग्मा के पास पहुंच भी रहा है, तो फिर ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा अगर ये सही प्लांट के पास भी पहुंच गया फिर भी। वहीं अगर हम लोग देखें रोजेसी फैमिली में, रोजेसी, सोलेनेसी, ये सब फैमिली में अगर देखा जाए, ये लोग का वेबिलिटी जो है वो मंथ में भी चला जाता है। वेबिलिटी लीव्स अप टू मंथ, ये मंथ्स तक भी ये लोग का वेबिलिटी रह जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स 2 महीना 3 महीना सबका अलग अलग है, लेकिन इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेबिलिटी डिपेंड अपॉन द स्पीसीज। द वेबिलिटी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सेल्फ लाइफ ऑफ पोलन ग्रेन, is variable, may vary from 30 minutes to few
मंथ लिख लीजिए इसको, ये 2 महीना 3 महीना सब में अलग अलग होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं अब कि अगर इतना जल्दी डीएसाइज कर जा रहा है जिसको फ्यूचर के लिए हम लोग कोई हम लोग इसे जीएमओ से किसी वेट को बनाए तो उसका तो पॉलन ग्रेन तुरंत खत्म हो जाएगा, तो बार बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करके वैसा ऑर्गेनिज्म को वैसा प्रोडक्ट को फिर से बनाना होगा जिसमें कुछ स्पेशल फीचर्स रहे, स्पेशल कैरेक्टराइजेशन रहे उसका, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन से इसको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। इसमें लोग लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं जिसका होता है -196 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है, ठीक है। इतना टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन का रहता है, इसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन के हेल्प से इसको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, और ताकि ये लंबा हम लोग को फिर जब यूज हो इसको हम लोग निकाल के उससे लिक्विड नाइट्रोजन से प्रोसेस करके फिर इसको हम लोग फ्यूज करवा सकें फीमेल गैमेट के साथ। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन में होता है और -196 सेल्सियस पे।